हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेन डायग्राम का पार्ट 2। आज हम लोग वेन डायग्राम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था कि कैसे वेन डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है, और कुछ सवालों को लिया था जिससे हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि वेन डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नंबर बेस्ड ऑन जो वेन डायग्राम होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कि जो वेन डायग्राम नंबर बेस्ड होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, और उनके टाइप्स ऑफ सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं वेन डायग्राम का पार्ट 2 और समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर बेस्ड वेन डायग्राम को कैसे सॉल्व किया जाता है और उनके सवाल कैसे बनते हैं। दोस्तों, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पकड़ लिया, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान दे दिया, तो वेन डायग्राम से आए हुए कोई भी ऐसे सवाल नहीं है जो आपसे छूट जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप वेन डायग्राम से रिलेटेड आए हुए हर एक सवाल को आप इजीली कर सकते हो। देखो, सिर्फ शब्दों का खेल होता है, रीजनिंग ही शब्दों का ही खेल है। अगर आपने रीजनिंग में शब्दों के खेल को समझ लिया तो रीजनिंग का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे गलत होगा। बहुत से लोग होते हैं जिनको वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, सीरीज, बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जो बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे, लेकिन अगर उन्होंने उनके शब्दों को नहीं समझा, को, से, ठीक है, केवल, या फिर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको रीजनिंग में ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका ब्लड रिलेशन आता हुआ गलत हो जाएगा, वेन डायग्राम आपका आता हुआ गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका नंबर सीरीज आती हुई गलत हो जाएगी, आपका जो रैंकिंग ऑर्डर है वो आता हुआ गलत हो जाएगा अगर आपने शब्दों पे ध्यान नहीं दिया तो शब्दों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है रीजनिंग के। है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शब्दों का ही खेल है और शब्दों को ही ध्यान देना है यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं कुछ। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि क्लास में टोटल बच्चे जो हैं वो कितने हैं, 35 है। क्लास में टोटल बच्चों की संख्या 35 है और उसमें मैथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं 10, और इंग्लिश पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मान लेता हूं मैं 25। तो बताइए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि 15 और 10 कितना, आपका 25 और 10 हो जाएगा 35, यानी 35 के 35 लड़के तो ठीक है पढ़ने वाले हैं, तो 0 हो जाएंगे जो नहीं पढ़ने वाले हैं। ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आपके 35 टोटल बच्चे हैं, 10 उसमें से मैथ पढ़ने वाले हैं और 25 इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, तो टोटल मैं पूछूं कि इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इजीली इसको जोड़ करके बता दोगे कि 35 तो आ गई संख्या, यानी इससे मैच कर गई, तो इसका मतलब कि 0 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले ही नहीं हैं। लेकिन अगर मैं इसी को घुमा दूं, थोड़ा सा इसी को मैं अगर घुमा दूं और मैं बोलूं एक बात कि यहाँ पे आपके 15 बच्चे जो हैं वो मैथ पढ़ने वाले हैं, फिर यहाँ पे जो 20 बच्चे हैं वो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, और 5 ऐसे बच्चे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले हैं। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ने वाले हैं? ऐसे सवाल बनते हैं। ऐसे सवाल हमारे जो मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे अध्याय हैं जो उसमें भी ऐसे सवाल आते हैं कि 20 लड़के अगर मैथ पढ़ते हैं, 10 लड़के इंग्लिश पढ़ते हैं, 5 लड़के दोनों पढ़ते हैं, तो कितने ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ते हैं? तो यहाँ से निकाला जा सकता है। देखिए, अगर मैं ये बात कर लूँ, ये मैंने बात की मैथ की, ये मैंने बात कर ली इंग्लिश की, ठीक है, तो और ये बात कर ली मैंने दोनों की। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है, अंत में सारी चीजें आपकी कंफर्म होने वाली है, तो मेरा गारंटी है। तो देखिए, तो टोटल मैथ पढ़ने वाले कितने थे? टोटल मैथ पढ़ने वाले हैं 15, और टोटल इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? वो हैं 20। इनको मैं बाहर इसलिए लिख रहा हूं
क्योंकि ये टोटल बच्चे हैं जो मैथ पढ़ने वाले हैं और ये टोटल बच्चे हैं जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, और 5 ऐसे बच्चे हैं जो क्या हैं, दोनों पढ़ने वाले हैं, और 5 यही बच्चे हैं जो दोनों पढ़ने वाले हैं, मैथ भी पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश भी पढ़ने वाले हैं। वो दोनों बच्चे यहीं हमको मिलेंगे। तो अब मैं बात करूं कि केवल इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। केवल शब्द अगर मैं जोड़ दूं यहाँ पे, केवल, अभी तो यहाँ पे बात हो रही थी कि मैथ पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो मैथ पढ़ने वाले बच्चे 15 हैं, तो 15 में से 5 ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैं पूछूं कि इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप बताएंगे कि 20 बच्चे इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसी 20 बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं 5 जो मैथ भी पढ़ने वाले हैं। तो मैं अगर बात पूछूं कि केवल मैथ पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो इसी 15 में से इन 5 को क्या कर देंगे, आप घटा देंगे, तो ये जो बच्चे आएंगे वो सिर्फ क्या आएंगे, केवल मैथ पढ़ने वाले आएंगे। अगर मैं पूछूं कि केवल इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप कहेंगे कि ये 20, और 20 में से 5 को मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे कितने बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, 15। अब मैं बोलूं कि केवल मैथ और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि केवल मैथ और केवल इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 15 और 10, ठीक है, 15 और प्लस 10 ये हो जाएंगे 25। और दोनों पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 5। अब तो पढ़ने वाले बच्चे कितने हो गए, पढ़ने वाले बच्चे हो गए 30। तो बाकी 5 बच्चे क्या हो गए, बाकी 5 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि टोटल संख्या कितनी थी, टोटल संख्या तो 35 है ना क्लास में। तो बस घुमा दिया मैंने, सवाल को घुमा करके पूछ दिया और उससे रिजल्ट क्या हो गए, हमारे बदल गए। अब मैं पूछूंगा अगर आपसे कि केवल इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप बताओगे 15 हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप बताओगे कि 20 हैं। अगर मैं पूछूंगा कि केवल मैथ पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप बताएंगे कि 10 है। अगर मैं पूछूं कि मैथ पढ़ने वाले लड़के कितने हैं, तो आप बताओगे 15 हैं। मैं पूछूंगा कि दोनों मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप बताएंगे 5 हैं। तो केवल का और, ठीक है, केवल हटा करके पूछने का अंतर समझ में आया आपको। अगर अंतर समझ में आ गया हो तो मैं एक और, ठीक है, क्वेश्चन देता हूं और उससे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कि कहां तक आप लोग सफल हो पाते हैं उन सवालों में। मैं इस प्रकार का एक डायग्राम दे दूं आपको, मैं कुछ इस प्रकार का डायग्राम दे दूं, इसको मैं बोलूं कि ये चावल का है, ये चावल की फसल बेचने वाले हैं, ये चावल की फसल बेचने वाले हैं, ये हैं जो आपके चने की फसल को बेचने वाले हैं, और ये जो है ये लोग गेहूं की फसल को बेचने वाले हैं। और इनकी संख्या कितनी कितनी है, ये है 50, ये है 12, ये है 10, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 10, और ये है टोटल 30। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि चावल बेचने वाले व्यक्ति कितने हैं, ठीक है, ये चावल बेचने वाले व्यक्तियों का एक सर्कल है, ये चना बेचने वाले एक, ठीक है, व्यक्तियों का एक सर्कल है, और एक गेहूं की फसल बेचने वाले व्यक्तियों का एक सर्कल है। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूं आपसे कि चावल की फसल बेचने वाले कितने हैं, तो आप क्या बताओगे, इसको जोड़ दोगे 50, 10, 60, 60, 30, 30, 90, 90 और 10, 100। तो आप बताओगे कि चावल बेचने वाले, जो चावल की फसल को बेचने वाले हैं, वो लोग कितने हैं, 100 लोग हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल चावल को बेचने वाले कितने लोग हैं, तो आप बताओगे कि केवल चावल को बेचने वाले कितने लोग हैं, यहाँ से तो 85 लोग मिलेंगे ना। केवल चावल की बात कर रहा है, ना कि, ठीक है, चना और गेहूं की भी बात कर रहा है। और ये जो लोग हैं वो कम से कम 2 फसल तो बेच रहे हैं, ये कम से कम 2 फसल बेच रहे हैं, ये कम से कम 2 फसल बेच रहे हैं, और ये कम से कम कितनी फसल बेच रहे हैं, 3 फसल बेच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि चावल बेचने वाले कितने हैं, तो सबको जोड़ देंगे, जितने लोग चावल बेचते होंगे। हमको मतलब नहीं है कि वो दूसरी फसल बेचते हैं कि नहीं बेचते, लेकिन चावल बेचते तो हैं। तो यहाँ से तो हम ये बात का पता लगा लेंगे कि 50 लोग चावल बेचते हैं।
ठीक है, 100 लोग चावल बेचते हैं। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि केवल चावल बेचने वाले कितने हैं, तो आप बताओगे कि सिर्फ, ठीक है, 50 लोग ऐसे हैं जो केवल चावल बेचते हैं। अगर मैं यहां से पूछूं कि चना कितने लोग बेचते हैं, तो आप बताओगे कि 12, 12 10 22, 22 30, आपका हो जाएगा 52, 52 10 62। 62 लोग ऐसे होंगे जो चना बेचते होंगे। लेकिन केवल चना कितने लोग बेचते हैं, तो केवल चना आपके कितने लोग बेचते हैं, 12 लोग बेचते हैं। अगर मैं सवाल पूछूं कि गेहूं कितने लोग बेचते हैं, तो आपका हो जाएगा 30 20 50, 50 30 80। 80 लोग तो गेहूं बेचते हैं, लेकिन केवल गेहूं कितने बेचते हैं, तो 30 लोग गेहूं बेचते हैं। अगर मैं पूछूं सवाल कि दो या दो से अधिक फसल कितने लोग बेचते हैं, 2 या 2 से अधिक फसल कितने लोग बेचते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक फसल, यानी 2 फसल में ये भी आ जाएगा, 2 फसल में ये भी आ जाएगा, 2 फसल में ये भी आ जाएगा, और 2 से अधिक फसल में क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो कितने आ जाएंगे, 10 20 30 और 30 60। तो 60 व्यक्ति हमको ऐसे मिलेंगे जो 2 या 2 से अधिक फसल को बेचेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पूछ दूं सवाल कि केवल 2 फसल बेचने वाले कितने लोग हैं, केवल दो फसल बेचने वाले कितने लोग हैं, तो केवल 2 फसल बेचने वाले कितने लोग हैं, ये 10 केवल 2 फसल बेच रहे हैं, ये 10 केवल 2 फसल बेच रहे हैं, ये 10 केवल 2 फसल बेच रहे हैं, लेकिन ये तो 3 फसल बेच रहा है ना। तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ किसको लेंगे, यहाँ से 2 फसल, यहाँ से 2 फसल और यहाँ से 2 फसल, तो कितने हो जाएंगे टोटल 30 लोग। तो देख पा रहे हैं कि शब्दों का हेर फेर कैसे किया जा रहा है, क्वेश्चन को शब्दों के हिसाब से कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इन 2 डायग्राम को देख करके सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आपके वेन डायग्राम के नंबर बेस्ड सवाल, वो आपको याद हो गए होंगे या फिर उनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, वहां पे आंसर, ठीक है, क्वेश्चन को मेंशन भी करेंगे कि वे किस टाइप, उनका आंसर किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। मैं सवाल लेता हूं एक, ठीक है, सवाल है आपका, ये आपका डायग्राम दे दिया है। डायग्राम देने के बाद यहाँ पे 3 2 1 5 4 7 और 6, और ये किसका है, ये है लड़कियों का, ये है लड़कियों का, ये है सेवारत, ये है सेवारत और ये है विवाहित। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, इससे इस वेन डायग्राम को देख करके क्वेश्चन ये कर रहा है, उस क्षेत्र की पहचान करें, उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत हैं किंतु अविवाहित हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप इस वेन डायग्राम को देख करके उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए, आप इस वेन डायग्राम को देख करके उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जो लड़कियां, है ना, जो लड़कियां सेवारत तो हैं, सेवारत हैं लेकिन अविवाहित हैं, सेवारत हैं लेकिन अविवाहित हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, ये हो गया लड़कियों का, ये हो गया विवाहित का, और ये हो गया सेवारत का। आ रही बात समझ में? देखिए, ये जो सर्कल गया आपका, ये जो सर्कल गया, इसमें जितने भी लोग आएंगे वो तो विवाहित होंगे, वो भले सेवारत हों भले लड़कियां हों। यह जो सर्कल जाएगा वो पूरा यह और ये पूरे, ठीक है, सेवारत हों, भले वो लड़कियां भी हो सकती हैं और विवाहित भी हो सकती हैं। ये जो पूरा सर्कल है वो लड़कियों को दिखाएगा, भले वो सेवारत हो या विवाहित हों। अगर मैं इसी में से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। कैसे कि केवल विवाहित 7, ठीक है, उन लड़कियों की पहचान कीजिए जो विवाहित हैं, तो ए भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये विवाहित में, ठीक है, लड़कियां हैं और किस में आ जाएंगी,
विवाहित में आ जाएंगी। मैं पूछूं कि सेवारत, ठीक है, केवल सेवारत कितने हैं, तो ये 3 लोग केवल सेवारत हैं। मैं बोलूं कि उन सेवारत लोगों की, हाँ, उन सेवारत को बताइए जो लड़कियां भी हैं, तो लड़कियां ये भी हैं, 5 2 7 हैं, ठीक है, तो सेवारत में आ जाएंगे। तो लेकिन इसकी बात नहीं करते, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ वो खेल सकता है शब्दों को बदल बदल करके। लेकिन यहाँ मुझे पहचान करनी है उन क्षेत्रों की जो लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो सेवारत है किंतु अविवाहित है। तो देखिए, जो सेवारत है, लड़कियां भी है लेकिन विवाहित नहीं है, वो कौन है? 2। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? 2 जो है वो सेवारत भी है। देखिए, सेवारत है, विवाहित है, विवाहित का तो ए वाला है, तो ए इस सर्कल से बाहर है ना, तो ये अविवाहित हो जाएगा। और ये क्या है? लड़की है। तो आंसर है आपका सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए 1 2 सवाल और लेते हैं और बात करते हैं, ठीक है, एक सवाल और लेते हैं और उस पर बात करते हैं। अगर मैं आपको एक सर्कल दे दूं कुछ इस प्रकार का, यहाँ से मैं 170 संख्या दे दूं, यहाँ पे 180 दे दूं, यहाँ पे 105 दे दूं, यहाँ पे 175 दे दूं, यहाँ पे 85 दे दूं, यहाँ पे 200 दे दूं और यहाँ पे 78 दे दूं, और इसको मैं बोल दूं मराठी, ये इंग्लिश भाषी हैं और ये हिंदी भाषी हैं। क्या है? हिंदी भाषी हैं। और मैं सवाल पूछूं कि ऐसे कितने मराठी हैं, ऐसे कितने मराठी हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं किंतु अंग्रेजी नहीं बोलते? ऐसे कितने मराठी हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोलते हैं? तो कितने हो जाएंगे? ठीक है, 175 ए, ठीक है, 150, ये तो इंग्लिश भी बोलने वालों में आ जाएंगे, तो एक कट हुआ। ये 105, ये भी इंग्लिश बोलने में आ जाएंगे, ये भी कट हुआ। लेकिन ये जो 85 है, 85 की संख्या ऐसी है जो मराठी है और मराठी के साथ साथ क्या बोलता है? हिंदी बोलता है। अगर मैं सवाल पूछ दूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों भाषाएं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, तो ये वाला जो सर्कल वाला पॉइंट सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, इसमें देखिए कि मराठी भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, और इधर से क्या बोलता है? हिंदी भी बोलता है। तो ये क्या हो जाएंगे? 175 जो होगा वो आंसर हो जाएगा कि ये तीनों भाषाएं बोलता है। अगर मैं पूछ दूं कि केवल इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, तो आप बताओगे 180 केवल इंग्लिश। अगर मैं पूछूं केवल हिंदी तो 200, केवल मराठी कितने? 170। इस प्रकार से सवालों को सॉल्व किया जाता है। अब मैं कुछ कॉमन सवालों को लेता हूं, जैसे आपका वेन डायग्राम से भी लेता हूं और फिर नंबर बेस्ड वेन डायग्राम तो आपने देखा ही। अगर मैं यहाँ पे एक सवाल ले लूं, महिलाएं, ठीक है, राजनीतिज्ञ और यहाँ पे कवि, इसका वेन डायग्राम आप लोग मुझे बता करके बताइए, ठीक है, बना करके बताइए कि इसका वेन डायग्राम कुछ किस प्रकार का बनेगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर 1 है, कुछ इस प्रकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 है, कुछ इस प्रकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 है, इस प्रकार का बनेगा। या ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, इस प्रकार का बनेगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस वेन डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए और फिर आप लोग वीडियो को प्ले करके देखिए कि क्या वो सही है कि गलत है। देखिए, ये बनाया मैंने राजनीतिज्ञ का। जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। तो ये तो बन गया महिलाओं का, ये हो गई महिलाएं। और ये जो राजनीतिज्ञ हैं वो क्या है? पुरुष भी हो सकते हैं। और महिलाएं तो हमने यहाँ से इतना निकाल दिया कि इतनी महिलाएं भी राजनीतिज्ञ हो सकती हैं। और ये क्या हो गए? राजनीतिज्ञ हो गए, ठीक है। अब बताइए कि कवि को कहाँ पे करूँ? कवि तो महिलाएं भी हो सकती, ठीक है, कवि जो है वो महिलाएं नहीं हो सकती, कवि केवल पुरुष हो सकते हैं। और राजनीतिज्ञ भी क्या होते हैं? कवि हो सकते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो राजनीतिज्ञ कवि हो सकते हैं लेकिन महिलाएं कवि नहीं हो सकती, महिलाएं कवित्री होती हैं। आ रही बात समझ में? महिलाएं क्या होती हैं? कवित्री होती हैं, महिलाएं कवि नहीं होती हैं। तो राजनीतिज्ञ क्या हो जाएंगे? सिर्फ राजनीतिज्ञ ही कवि बन सकते
हैं, महिलाएं कभी नहीं बन सकती। महिलाएं जब भी बनेंगी तो क्या बनेंगी, कवित्री बनेंगी, कभी नहीं बनेंगी। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमको मिल जाएगा। तो कौन सा डायग्राम सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगर एक आध सवाल और मैं पूछ दूं इससे रिलेटेड, ये मैं पहले वीडियो को है ना यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो पहली वीडियो में हमने पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत मैं सोचा कि यहाँ पे आप लोगों का रिवाइज कर दूँ। यहाँ पे अगर मैं द्रव लिख दूँ, क्या लिख दूँ, द्रव लिख दूँ, दूध लिख दूँ, और यहाँ पे लिख दूँ आपका नदी का जल, ठीक है, नदी जल लिख दूँ, तो उसके लिए कौन सा डायग्राम आपका फॉलो होगा, ए वाला होगा, ए वाला होगा, ए वाला होगा, या ए वाले होंगे, कौन सा डायग्राम फॉलो करेगा या फिर कौन सा डायग्राम बनेगा, आप लोग मुझे बताएं। देखिए द्रव जो होता है, द्रव क्या होता है, दूध भी होता है और आपका जल भी होता है, तेल भी होता है। तो द्रव का तो ये मैंने बना दिया, द्रव में क्या होगा, दूध भी आएगा और द्रव में क्या आएगा, नदी का जल भी आएगा। लेकिन दूध और नदी का जल आपस में नहीं मिल सकते, क्योंकि दूध अलग चीज है और नदी का जल अलग चीज है। लेकिन दोनों मिलकर के क्या है, द्रव है। ये क्या है आपका, दूध है, और ये क्या है आपका, नदी का जल है। तो कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम आपको मिलेंगे। अभी मैं बात करूं अगर एक और सवाल की बात करूं, अगर यहाँ पे लिख दूं मैं छात्र, स्कूल और कॉलेज। छात्र, स्कूल और कॉलेज में कौन सा डायग्राम आपका शूट करेगा, कौन सा डायग्राम बनेगा उसके लिए। तो देखिए ये तो छात्र का हो जाएगा, ये हो जाएंगे छात्र, और छात्र ही कहाँ पे होते हैं, स्कूल में भी होते हैं और कॉलेज में भी होते हैं। तो ये हो गया स्कूल और ये हो गया आपका, ठीक है, कॉलेज। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपका वेन डायग्राम का जो ड्रॉ वेन डायग्राम है और नंबर बेस्ड वेन डायग्राम है, उनके सवाल कैसे बनाए जाते हैं, कैसे सवाल आते हैं और कैसे सवालों को घुमा करके पूछा जाता है शब्दों के खेल के द्वारा, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। दोस्तों अगर आपका कोई भी वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी सवाल है जो आपको डाउट क्रिएट कर रहा है आपके दिमाग में, तो उस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं उस सवाल का एक्सप्लेनेशन और उसका रिजल्ट देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों के प्यार, सपोर्ट और सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद।